किया वार, तेजाब के हमले में मां बेटा बुरी तरह से झुलसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज फिर से बात करेंगे चंडीगढ़ पर छिड़ी रार की। चंडीगढ़ पर हक को लेकर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद से ही दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर पंजाब तक सियासत गरमाई हुई है। एक बार फिर से चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा आमने सामने हैं। पंजाब के प्रस्ताव के जवाब में आज हरियाणा सरकार ने भी न केवल विधानसभा में चंडीगढ़ पर हक संबंधी प्रस्ताव पास किया, बल्कि पंजाब के प्रस्ताव की निंदा भी की। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट नजर आया। पंजाब पर भाईचारा खराब करने का आरोप भी लगाया। हालांकि चंडीगढ़ पर हक को लेकर दोनों राज्यों के अपने अपने दावे हैं। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ पर हरियाणा पंजाब के बीच छिड़ी रार में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल पंजाब के बाद अब हरियाणा ने भी चंडीगढ़ पर हक का दावा ठोक दिया है। इस संबंध में आज हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। खास बात ये रही कि हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में पंजाब विधानसभा की ओर से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर दावा करने संबंधी दावे को लेकर चिंता जताई गई। हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों की ओर से साफ कर दिया गया कि वो चंडीगढ़ के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। विपक्ष की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका धन्यवाद किया। इस प्रस्ताव में हरियाणा सरकार की ओर से SYL के निर्माण, हिंदी भाषी क्षेत्रों को राज्य को स्थानांतरित करने, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड और चंडीगढ़ में हरियाणा के अधिकारियों की तैनाती से संबंधित मामला भी उठाया गया। आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ पर हक को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और पंजाब के प्रस्ताव के जवाब में निंदा प्रस्ताव पेश किया। इस पूरे विवाद की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के बाद हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और आज की विधानसभा की कार्यवाही को लेकर और इसके साथ ही विधानसभा में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से निंदा प्रस्ताव लाया गया और इसके साथ ही जो प्रस्ताव लाया गया सरकार की ओर से उसमें क्या कुछ रहा, क्या कुछ उसमें जिक्र था, इसको लेकर बातचीत की है हमारे संवाददाता ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। वो भी सुनिए। चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार को लेकर पंजाब विधानसभा द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके रिएक्शन में आकर हरियाणा विधानसभा ने विशेष सत्र का आज जो है बुलाया गया था, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, किस तरीके से देखते हैं पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार को लेकर जो रेजोल्यूशन? पहले कई बार ऐसे प्रस्ताव पास कर चुके, उससे क्या लेना देना, वो तो उनका राजनीतिक जुमला है। हरियाणा के 3 मुद्दे हैं, पानी है, हिंदी भाषी क्षेत्र है और राजधानी है। पानी का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, अब तो इम्प्लीमेंटेशन करना है। SYL खुद नहीं है, हरियाणा को अपना हिस्सा लेंगे। तो इन मुद्दों के लिए जहाँ हरियाणा का हिस्सा है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब एक होकर लड़ेंगे, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो किस तरीके से देखते हैं, अगर हम बात करें कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे उसको? वो तो अभी सरकार बनी है, सब अपना अपना राजनीतिक काम करते हैं। हमारा तो हरियाणा के हित का मतलब है। कब तक जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकलने की कोशिश होगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो उसके लिए हम बात करेंगे। आज प्रस्ताव भी किया, हम बात भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि हरियाणा के हितों के लिए सभी राजनीतिक दल एक स्वर में एक साथ खड़े होकर जो है वो इस रेजोल्यूशन का विरोध करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन। और चलिए अब आपको हम सुनवाते हैं ज्ञानचंद गुप्ता, विधानसभा के स्पीकर। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर आज हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सर, आज विशेष सत्र बुलाया गया, एक रेजोल्यूशन जो है पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, किस तरीके से देखते हैं? अभी हाल ही में जो आम आदमी पार्टी जो है हाल ही में सत्तासीन हुई है और इस तरीके के बहुत ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को छेड़ना, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए,
आप ये जो अभी चुनाव हुए, जिन चुनावों के अंदर आप पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, आपने भी देखा होगा कि कभी किसी भी बड़े से बड़े नेता ने, चाहे वो केजरीवाल जी हैं, भगवंत सिंह मान हैं या आपके अन्य सब नेता, कभी ने किसी ने भी चंडीगढ़ के इश्यू को टच तक नहीं किया था। किसी ने एक स्पीच के अंदर या एक वक्तव्य के अंदर चंडीगढ़ को पंजाब को देने की मांग नहीं की थी। आज मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर वो परेशान हैं कि जो उन्होंने चुनाव की लड़ाई के अंदर केवल ये समझ के कि ये चुनावी वायदे हैं, वायदे कर लिए, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली का था, महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देने की बात थी, या अपने कर्मचारियों को अधिकार जो वहां हैं और अधिक पैसे भत्ता देने की बात की थी। आज उनका खजाना खाली है। आपने देखा कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और पहली ही भेंट के अंदर उन्होंने 50 प्रधानमंत्री जी के पास उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया मांग लिया, और जब वहां से 50,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, उसके बाद उनके दिमाग में कहीं ये आया कि लोग जो हैं अब उनको पूछेंगे, और जो सरकार के कर्मचारी हैं सरकारी, वो आज उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, 4-4 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है। उन सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ये एक ऐसा इशू जो आज कहीं भी कहीं नजर नहीं आता था, इस इशू को विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके एक खड़ा कर दिया, ताकि लोग उधर से ध्यान छोड़ करके इस मुद्दे की ओर ध्यान देने लगे। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग बड़े समझदार हैं, उनको इस प्रकार से बरगलाया नहीं जा सकता। जनता, पंजाब के लोग उनसे उन वायदों के बारे में जरूर पूछेंगे जो उन्होंने वायदे किए थे। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की आज जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, मैं समझता हूं कि आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग थे, चाहे विपक्ष थे, सर्वसम्मति से हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा के जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, चाहे वो SYL का मुद्दा है, चाहे वो हाई कोर्ट का अलग हाई कोर्ट बनाने की बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा है, और इस विधान भवन के अंदर हमारा जो 40% शेयर की बजाय हमें 27% शेयर मिला हुआ है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज विधानसभा के अंदर डिस्कस हुए हैं, और मैं समझता हूं कि इन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम आएंगे। अगर बात करें इन तमाम मुद्दों का आपने जिक्र किया, ये मुद्दे आज के नहीं है, जब से विभाजन हुआ तब से लेकर अब तक ये मुद्दे लगातार बरकरार हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रस्ताव जो हैं, लगभग 7 प्रस्ताव जो हैं वो लगातार भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान इसका निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दूसरी ओर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब अपनी ब्रीफिंग कर रहे थे, मीडिया ब्रीफिंग, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री टेबल पर बैठकर अगर इस मुद्दे का समाधान चाहें तो वो नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी यानी कि केंद्र सरकार को इसमें इंटरफेरेंस करके ही इस मुद्दे का कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, आपको याद है कि 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो SYL का पानी है वो हरियाणा को देने की बात कही थी, और उसके आदेश के अंदर भी लिखा था कि दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके इस मुद्दे का, समस्या का समाधान करें। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार आग्रह करने के पश्चात जो पिछली सरकार थी वो कहीं टेबल पर बैठ नहीं पाए, और जब अमित शाह जी चंडीगढ़ आए थे तब भी उस समय दोनों मुख्यमंत्रियों को उन्होंने कहा था कि आप इकट्ठे बैठ करके इन समस्याओं का समाधान करिए। लेकिन पंजाब क्यों वो इन इश्यूज के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, भागना चाहता है। मैं समझता हूँ इश्यूज से वो भाग रहा है, और इस प्रकार के प्रस्ताव ला करके वो जनता का जो दिमाग है वो भटका रहा है।
सर एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज ने आज सदन के अंदर अपने संबोधन में कहा कि 60 और 40 के पैमाने के अंतर्गत जो है यदि पंजाब सरकार जो है वो उतनी रकम अदायगी जो है हरियाणा को करती है तो हम कहीं और अपनी राजधानी बनाने को तैयार है। साथ ही उनकी इस बात कथन का जो है वो कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने समर्थन भी किया। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, चंडीगढ़ को केवल या हरियाणा को केवल राजधानी बनाने के लिए पैसा मिल जाए और चंडीगढ़ हम उनको दे दें, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ के साथ साथ जो 105 गांव हिंदी भाषी जो गांव हैं और उसके साथ साथ अबोहर और फाजिलका, ये सारा मसला जुड़ा हुआ है, एक है। चंडीगढ़ का अलग से कोई मसला नहीं है, ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं और जब टेबल के ऊपर बात करते हैं, बैठ करके बात करेंगे तो निर्णय कुछ भी हो सकता है और मुझे ये पूरा यकीन है कि जो भी निर्णय होगा वो हरियाणा के हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि पंजाब सरकार के पास मौजूदा समय में जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों पर खरा उतरने के लिए उनके राजस्व में इतना पैसा नहीं है, जिसके चलते वो इस तरीके के सेंसिटिव इश्यूज को जो है वो उजागर कर रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। तो बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष को आपने सुना, आपने नेता विपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा को सुना, लेकिन कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं और इन ग्राफिक्स के जरिए आप जान पाएंगे कि अब तक ऐसे कितनी बार प्रस्ताव आ चुके हैं। इसके साथ ही जो दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो किन बातों को लेकर, किन मामलों को लेकर अक्सर विवाद छिड़ा रहता है पंजाब और हरियाणा के बीच में, ये भी यहां पर हम आपको बताएंगे। तो ये ग्राफिक्स आपको हम दिखाते हैं जिसके जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर कब से ये लड़ाई लगातार चली आ रही है और ये बदस्तूर अभी भी जारी है। यानी कि हरियाणा और पंजाब के बीच में जो मसले हैं उनको सुलझाने की कोशिश के दावे लगातार किए गए, लेकिन अभी तक वो मसला सुलझा नहीं। चंडीगढ़ का मसला, SYL का मामला, दोनों राज्यों में इन मुद्दों को लेकर विवाद होता रहा है। 400 हिंदी भाषी गांव, हिंदी भाषी क्षेत्रों को लेकर भी अब बात उठ रही है। इसके साथ ही BBMB का जो मसला है, हालांकि BBMB को लेकर जो केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया है उसको लेकर अब बहुत सारे सवाल खुद हरियाणा के अंदर से उठ रहे हैं और विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। हालांकि आज विधानसभा के अंदर इसका जिक्र किया गया है, यानी कि जिन 4 बिंदुओं के ऊपर आज विधानसभा में जिक्र हुआ है या चर्चा हुई है उसमें सबसे पहला चंडीगढ़, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब ने चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोका है उसके जवाब में ही इस विशेष सत्र को बुलाया गया था और इसीलिए न केवल चंडीगढ़ बल्कि SYL का जिक्र किया गया। इसके साथ ही 400 हिंदी भाषी क्षेत्रों का जिक्र भी आज विधानसभा के अंदर हुआ है और इसके अलावा BBMB के मसले को लेकर भी विधानसभा में आज चर्चा हुई है। यानी करीब 3 घंटे जो चर्चा हुई है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल चंडीगढ़ के मसले पर ही चर्चा हुई है। शुरुआत बेशक चंडीगढ़ के मसले से हुई, लेकिन इसके बाद SYL का मसला हो, 400 हिंदी भाषी क्षेत्रों का मसला हो या फिर BBMB का मसला हो, इन सभी मामलों को लेकर भी आज विधानसभा में 3 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई है। विभाजन से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। 2 राज्य हैं लेकिन राजधानी एक है। साल 1952 से लेकर 1966 तक यहां किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 1966 में हरियाणा अलग राज्य बना और इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया, क्योंकि चंडीगढ़ को 2 राज्यों की राजधानी इस दौरान बनाया गया। यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़, यहां की संपत्तियों का 60% हिस्सा पंजाब को मिला, जबकि 40% हिस्सा हरियाणा को मिला। हालांकि केंद्र के पास भी सीधा नियंत्रण है और केंद्र ने जब अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, यही बात पंजाब को नागवार गुजरी और उसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वहां की सरकार ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें यह कहा गया कि पंजाब का चंडीगढ़ पर हक है और इसका विरोध अब हरियाणा की ओर से किया गया। हरियाणा सरकार ने इसका विरोध किया है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए बीजेपी की ओर से, इसके साथ ही आनंद बयानी जो हमारे साथ हैं कांग्रेस की ओर से, और अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कमांडो रामेश्वर भी जुड़ जाएंगे। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन सत्यव्रत जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ सर, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि निंदा प्रस्ताव पास हो गया, एक एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन हमने देख लिया, लेकिन मसले जस के तस अभी भी बने हुए हैं, चाहे वो
एसवाईएल का मसला हो, चाहे वो चंडीगढ़ का मसला हो, चाहे वो बीबीएमबी का मसला हो, चाहे वो 400 हिंदी भाषी क्षेत्रों का मसला हो, यानी कि ये सभी के सभी मामले अभी भी जस का तस बने हुए हैं। ये मसले जो आप गिनवा रहे हैं, इसके अलावा भी 2 मसले और हैं। एक पानी बंटवारे का है और एक सुप्रीम कोर्ट पर सतलुज यमुना नहर के बनाने का भी है। यानी इशू इतने हैं जिनके ऊपर चर्चा समय समय पर आपका चैनल करता रहता है और हम भी करते रहेंगे। लेकिन जिस विषय को लेकर आज सत्र आया और उस सत्र पर हमने कल भी पूरे हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी हम विधानसभा की कार्रवाई को देखते हुए ये बात स्पष्ट रूप से हो रही थी कि चंडीगढ़ को लेकर जिस प्रकार का पहला बयान और पहली प्रतिक्रिया पंजाब की सरकार ने की, वो उतावलापन और बावलापन, उतावला सो बावला, तो जल्दबाजी करता है वो पागलपन में करता है। उनके अनसम जो पंजाब के हितों को या पंजाब की संप्रभुता को या पंजाबियत के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह या उसके इशू को लिया हो, तो एक इशू था। ये आवाज आपके यहाँ से है क्या? केवल एक मामला था, डिस्टर्बेंस बहुत है। हेलो जी जी सतव्रत जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए, सुन पा रहे हैं आपको। तो जो जिस प्रकार से ये एक अचानक इशू इन्होंने उठाया, उसका पहले दिन से रिएक्शन इसलिए था कि असमंजस की स्थिति थी इनकी कि जो आपने वायदा किया था जनता से और पहले दिन और पहली कलम से करने की बात थी, उसमें एक भी वादा ऐसा नहीं था जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। और सबसे बचकानी हरकत देखिए, आप ऑफिसर्स को कहा या कर्मचारियों को कहा कि आप मोबाइल ऑफिस में नहीं ले जा सकते और उसका व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं कि इनके कोई भी फोन करो तो इनके फोन टेप करके हमें बताओ। अब ऐसी ऐसी हल्की चीजें जो करके और ये आम जनता को भरमाने का, भ्रमित करने का और उलझाने का काम है। लेकिन ये बहुत, क्योंकि लंबा समय अभी तो कोई 4-5 दिन 10 दिन महीना भी नहीं हुआ है सरकार को, और 5 साल आपके लिए समय दिया है जनता ने काम करने के लिए। जब आप इस प्रकार के कामों पर आज से आ गए, ये 5 साल निकलेगा कैसे? इसलिए उस सारी स्थिति को लेकर कि एक एक मुद्दा लेकर 5-5 6-6 महीने निकालो और अपनी बात जो है उसको आगे बढ़ाते चलो, ये एक रणनीति के तहत ऐसा है। नहीं तो यदि कोई बात है पार्टी लेवल पर, तो आज पार्टी का प्रमुख और मुखिया जो है, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको इस सारे मामले में पहले दिन आकर स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो मूलतः हरियाणा से है। उनके विचार की सरकार पंजाब में बनी है, तो उनको यदि, मैं तो कल भी मैंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि हरियाणा को, पंजाब को बहुत बड़ी आशा थी कि बेकार के और जो अनसुलझे मामले थे उनको अब सुलझने का समय है। लेकिन हुआ, लेकिन सतव्रत जी, सतव्रत जी के बजाय उलझ ज्यादा रहे हैं जी। लेकिन सतव्रत जी, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि असल मुद्दों से पंजाब सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया था, उसके हरियाणा विधानसभा में जो कार्रवाई हुई और संपूर्ण विरोध पक्ष ने एक स्वर से, पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से, एकता से जो प्रस्ताव पास किया, मैं अपनी ओर से सारे सदन को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा के हितों के लिए जब एक होने की बात आती है तो सब एक स्वर में खड़े होते हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। ठीक है, लेकिन सत्यव्रत जी, मैं ये सवाल आपसे कर रहा था कि भाई आप ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से ऐसे मसलों को उठाया जा रहा है जो विवादित है। लेकिन सवाल यह है कि भाई वो तो ये कह रहे हैं कि शुरुआत तो आपने की है। भाई शुरुआत किसने की है? शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं चंडीगढ़ में और वो ऐलान करते हैं और उसके बाद से ये सारा का सारा बवाल खड़ा हुआ है। आयुष जी, इस विषय को समझिए। कल भी एक चैनल पर मेरी इसकी डिबेट थी, तो मल्होत्रा जी आप पार्टी से प्रवक्ता था, वो उनका ये प्रश्न था कि आप बताइए, घर में नौकर आपका तनख्वाह पड़ोसी दे तो कैसा उचित रहेगा? मैंने कहा इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? पंजाब की हालत खस्ता, 2 पैसा तनख्वाह देने को नहीं है, ऊपर सरकार, केंद्र की सरकार तनख्वाह नहीं 2 पैसा फालतू देने का वादा कर रही है। तो आपको तो खुशी माननी चाहिए कि आपके ऊपर जो आफत थी उसको केंद्र सरकार ने ले लिया, कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका वैसे भी राइट है और आपको 2 पैसे की सहायता तो दे रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं कह रहे कि भाई हम कहें वो करना, पंजाब कहे वो नहीं करना।
ऐसा तो नहीं, आपके कर्मचारी जो मानते हो, क्योंकि उसके अंदर 40% पंजाब का हिस्सा है, और 60% और 40% हरियाणा का, लेकिन उसके अंदर भी 40% ईमानदारी से हरियाणा का नहीं है, उसमें भी हरियाणा कम रहता है। और ये मैं मानता हूं कि पंजाब के लोगों की ये थ्योरी ये उन्होंने आगे किया है, तो उन्होंने तो भैया देने के लिए किया, उन्होंने लेने के लिए नहीं किया। उनमें ऐसा कोई सरकार ने ऐसा नहीं किया कि हम आपके अधिकार छीन रहे हैं, आपको 2 पैसा फालतू देने की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें अड़चन कहाँ आ रही है? ठीक है, लेकिन आनंद बियानी जी, भाई कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, अच्छी बात है, और इस मसले को लेकर अच्छी बात यह देखने को मिल रही है, खास बात यह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस पूरे मसले को लेकर एकजुट है और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है, निंदा प्रस्ताव भी पास हुआ, अच्छी बात है। लेकिन वही सवाल मेरा आपसे है जो मैंने सवाल सतव्रत जी से किया था कि मसले तो अभी भी जस के तस बने हुए हैं, चाहे वो एसवाईएल का मसला हो, चाहे वो बीबीएमबी का मसला हो, और चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्रों का मसला हो, तो मसले तो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। शर्मा जी, अगर मसले नहीं होती तो आज चर्चा भी नहीं होती। आप पार्टी ने जिस प्रकार से, मैं समझता हूं, राज का आना उनके भाग्य में था, राज में वो आ गए। राज कर पाना एक योग्यता की बात है, जो राज कर पाएगा तरीके से, उसको किए हुए वादों को पूरा कर पाएगा, उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। और शुरू में ही आप पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर दिया कि जो वादे उन्होंने जनता से किए वो वादे झूठे थे, और उन वादों को पूरा कर पाना नामुमकिन है। और ऐसी स्थिति में एक चालाक व्यक्ति क्या करेगा? तो यही करेगा कि इस जो जनता से वादे किए उनका ध्यान भटकाने के लिए वो अन्य बातें करे और वो जनता का ध्यान उस तरफ कन्वर्ट करे। ये स्थिति आज जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। आप एक बात देखिए, जब से हरियाणा 1966 के अंदर हरियाणा बना, इन 56 वर्षों के अंदर 7 बार इस प्रकार के प्रस्ताव आए हैं, और 7 में से 6 बार हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता, और हमने उस प्रस्तावों को बिल्कुल निरस्त कर दिया, किया था। हमने कहीं भी उन प्रस्तावों को नहीं माना। और आज इसी स्थिति के अंदर हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी की सरकार है, परंतु हरियाणा के हितों के लिए हम सरकार के बिल्कुल साथ खड़े हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आज बिल्कुल सदन में स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी कुर्बानी देने को ये तैयार। और कल हमारे प्रदेशाध्यक्ष हमारे शैलजा जी और हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी ने भी इसी विषय में पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों की, मंत्रियों की, पूर्व मंत्रियों की, जितने भी लोग कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, उनकी मीटिंग बुला के एक प्रस्ताव पास किया कि चंडीगढ़ को नहीं जाने देंगे, एसवाई का पानी लेकर आएंगे। इस प्रस्ताव को हमने खुले दिल से पास किया है। और सरकार अगर चाहती है तो एसवाईएल के लिए जो भी कुर्बानी जिस भी प्रकार की देनी पड़े, हम कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ रहेंगे, पर हरियाणा के साथ अहित नहीं होने देंगे। और इसी के साथ, लेकिन आनंद जी एक बात बताइए मुझे, आनंद जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि केंद्र ने जो इस मामले को लेकर कदम उठाया है, क्या वो कदम सही है? यानी कि पंजाब सरकार ने जो कदम उठाया उससे आप सहमत नहीं है, उसके आप खिलाफ है, लेकिन केंद्र ने जो कदम उठाया है क्या वो सही है आपके मुताबिक? कांग्रेस पार्टी इस पर क्या रहा है कांग्रेस पार्टी की, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं केंद्र की जब तक बात करूं, अभी पाला केंद्र के ही हाथ में, हरियाणा में प्रस्ताव पास हुआ और पंजाब में प्रस्ताव पास हुआ। आफ्टर दोनों ही प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास, और गृह मंत्रालय के पास जाने के पश्चात इसे राज्यसभा और लोकसभा के अंदर प्रस्ताव को लाया जाएगा, और दोनों के अंदर पास होने के पश्चात में किसको चंडीगढ़ देना है ये केंद्र के ही हाथ में है। तो दोनों को संसदों में पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और तब ये प्रस्ताव बना जाएगा। अब केंद्र अगर चाहे वो हरियाणा का हित 100% के अगर हरियाणा का हित चाहती है तो चंडीगढ़ को हरियाणा को दे दे, ताकि आगे से मसले का समाधान हो सके। दोबारा ये मसला उठेगा, ये केंद्र के हाथ में है। तो केंद्र को सोचता है भी हमें क्या करना है। दोहरी राजनीति में कहूंगा, आज जैसे हमने खुले दिल से विपक्ष का साथ दिया है, और उसी प्रकार से हरियाणा के हित के लिए मैं मोदी। ठीक है आनंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सतव्रत जी आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। सतव्रत जी, हाँ आप हाथ उठा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आपको। मैं आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकना है, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सिद्धि के संस्थापक डॉक्टर मीना महाजन पिछले 2 दशकों से आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो वंचित लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मीना महाजन ने नवरात्रि के शुभ दिन पर महिलाओं और लड़कियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्रि के शुभ दिन पर सिद्धि की संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर मीना महाजन जी और उनके स्वयं सेवकों ने समाज की वंचित महिलाओं और लड़कियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें उनकी खून की जांच और प्रशिक्षित डॉक्टर की ओर से उनको उत्तम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस कैंप में जनकपुरी इलाके की वंचित और घुमंतु समाज की लगभग 2000 महिलाओं और लड़कियों का चेकअप किया गया। ये मेडिकल कैंप पूरे भारत में 10 अप्रैल तक कई जिलों में लगाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण सिद्धि का एक संकल्प है कि मिशन शक्ति के माध्यम से वंचित महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, सफाई, रोजगार और उनके शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए हमेशा अग्रेसर रहता है। तो देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर मीना महाजन लोगों की लगातार सहायता कर रही हैं और साथ ही साथ नवरात्रि के शुभ अवसर पर किस तरीके से उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए फ्री कैंप लगाया है। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा हम चंडीगढ़ को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि पहले पंजाब की ओर से दावा ठोका गया चंडीगढ़ के ऊपर, लेकिन अब इसके जवाब में हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद हरियाणा ने भी अपना दावा चंडीगढ़ के ऊपर ठोक दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर चंडीगढ़ किसका है, और सवाल यह भी है कि आखिर इस मसले का हल निकलेगा तो निकलेगा कैसे। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सतवर शास्त्री जी हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से, आनंद बयानी जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की ओर से। सतवर जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, मैंने बीच में आपको रोका था, अब आप अपनी बात जो है पूरी कर सकते हैं। देखिए आयुष जी, आप भारत के अलग अलग राज्यों के निर्माण की जो पृष्ठभूमि में जाएंगे जी, तो अनेक कारणों से अनेक राज्यों के बंटवारे हुए। कुछ भाषा के आधार पर हुए, कुछ संस्कृति के आधार पर हुए, तो कुछ प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर हुए, और कुछ लोगों की इच्छा के आधार पर हुए। लेकिन हरियाणा का जो आप इतिहास देखेंगे कि हरियाणा का बंटवारा जब हुआ तो उसका कारण क्या रहा था, उसका इतिहास हमने देखा। तो उस समय जो संयुक्त पंजाब था उसमें हिंदी भाषी और हिंदी भाषा के प्रति जो उपेक्षा ही नहीं, तिरस्कार का, अवहेलना का जो भाव था, उसने इस जनमानस को तैयार किया कि हमको पंजाब से अलग होना चाहिए। और उसके लिए कितने सालों तक जब कठोर यातनाएं और बलिदान दिए हरियाणा के लोगों ने, तो उस समय हरियाणा का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। तो इसका मतलब बहुत राजी खुशी, बहुत प्रसन्नता से तो ये बंटवारा हुआ नहीं था। तो मैं मान के चलता हूं कि कुछ व्यवस्थाएं जो 1 नवंबर 1966 को तय होनी चाहिए थी, उस समय किसी न किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति या किसी प्रभाव के कारण से उन मसलों को ठीक नहीं किया गया, और एक जो पद्धति लटकाना, भटकाना, झटकाना, जो एक रणनीति होती है राजनीति की, उसके तहत कुछ मसलों को छोड़ दिया। उदाहरण के रूप में देखिए, जब 60-40 का रेशो से चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के बीच में आया जी, उसमें हरियाणा को वो पूरा डेडिकेशन लाइन तय नहीं की। जब हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें
27% रखा, लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद उसको 43 किया, वो अभी पूरा नहीं हुआ। उसी के बाद जब हम विधान भवन की बात करते हैं तो 40 के रेशो था, उसमें अभी 27% का हिस्सा है। जब हम भाषा भाषी इलाके की बात करें तो अभी तक भी हिंदी भाषा और आजीविका का विषय लेकर कितनी बार तक चर्चा चली तो वो नहीं मिला। तो जब बंटवारा हो रहा था उस समय जिनके हाथ में सत्ता थी और जिन लोगों के हाथ में उस समय की ये व्यवस्था करनी थी, बहुत सी समस्याओं को उस समय छोड़ देने के कारण से आज उन समस्याओं का विकराल रूप धारण किया। हमारे यहाँ एक देसी कहावत आपने सुनी होगी कि छोरी पड़ गई खाट पर तक कान और बिन दो, यानी लड़की खाट से नीचे गिरी तो दर्द हुआ तो रो रही थी, तो उसके कान बिन होने का समय था, तो घर वालों का दर्द में दर्द सही, कान और बिन दो तो काम दो हो जाएंगे। तो उस समय जब बंटवारा हो रहा था आपस में, जब लोग एक मत नहीं थे और इस बात पर मोटे तौर पर सहमति थी क्या क्या किस किसका, तो उस समय जो डेडलाइन कितनी चाहिए थी वो उस समय के तत्कालीन नेताओं ने भूल की या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की। और उसके बाद भी अनेक अवसर आए कि जब हरियाणा को अलग राजधानी के लिए पैसा देने की बात हुई और कुछ SYL के लिए ट्रिब्यूनल बनने की बात हुई, ट्रिब्यूनल रद्द होने की बात हुई, तो ऐसे कितने समय 50 साल के 56 साल के कार्यकाल के अंदर ऐसे कितने समय आए जब राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में। लेकिन सतव्रत जी देखिए, पूर्व की सरकारों को आप कोस सकते हैं, उसका पूरा अधिकार है आपको, लेकिन भाई 8 साल से तो आप भी केंद्र में, राज्य में भी 8 साल से आप हैं, तो दोनों जगह केंद्र में चाहे राज्य में दोनों जगह आपकी सरकार है, उसमें बहुत सारे ऐसे मसले जिनको आप भी नहीं सुलझा पाए। SYL का मसला ले लीजिए, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, फैसला आपके हक में आया, लेकिन कहां तक बात पहुंची किसी को नहीं पता, क्या उस पर कार्रवाई हुई किसी को नहीं पता, कितना आप उसमें आगे बढ़े सब जानना चाहते हैं आपसे, बताइए आप। देखिए आयुष जी, देखिए आयुष जी, अमित नाम है सर, मेरा अमित नाम है, अमित आयुष नाम नहीं है मेरा जी। सतव्रत जी अमित नाम है मेरा, आप मेरा नाम गलत ले रहे हैं बार बार, मुझे लगा फिर एक बार आपको जी। चलो इस बात को मैं ठीक करता हूँ जी। अमित जी कि जब हम इस विषय को लेकर मैं एक मुद्दे पर आता हूँ, जो हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा था SYL के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद राष्ट्रपति रेफरेंस का मामला जो आया था, उस समय हमारी सरकार से पहले 12-13 साल से ये मामला अटका हुआ था। हमारी सरकार ने आने के बाद इसको गति बढ़ाई और आगे तक हम उसको लेकर गए। हम जिस सफर को हमने तय किया वो कितने शॉर्ट टाइम में किया वो एक अलग बात है। हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश से इस बात को अनेक बार कहते हैं, हम मुद्दों को राजनीति के लिए रोकना नहीं चाहते, हम मुद्दों को समय के साथ सुलझाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नीति है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको उनके निर्णय की झलक दिखाई देती है। अब हम आते हैं हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं सोची गई है, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग और छोटी सोच के लोग जब सत्ता के किनारे पर पहुंचते हैं तो वो वहां के राजनीतिक माहौल को इस प्रकार का निर्माण करने की कोशिश करते हैं जिससे कानून की बजाय। नहीं सतव्रत जी, मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, अब तो सारी चीजें आपके फेवर में, अब तो सारी चीजें आपके फेवर में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके फेवर में है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद दिक्कत कहां आ रही है, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। हाँ, ये अमित जी आप सुनिए, पंजाब में किस प्रकार के लोगों की सरकार है, किस विचारधारा के लोग हैं। एक चंडीगढ़ के कर्मचारियों को 2 पैसा फालतू देने के लिए भी उनको ऐतराज है। आप सोचिए पंजाब के अंदर केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस। लेकिन सर ये सरकार तो अभी आई है ना, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, ये सरकार तो अभी आई है सर, ये सरकार तो अभी आई है, लेकिन आप तो इसके पहले से राज करते आ रहे हैं ना। क्या अमित जी आपके याद नहीं है तो आप याद करना जी, पिछली कांग्रेस की सरकार ने SYL मुद्दे के ऊपर प्रस्ताव पास किया और केवल प्रस्ताव पास नहीं किया, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने, पंजाब में उनकी सरकार थी, SYL को पाट दिया और पाटने के आज तक भी नहीं, उन्होंने किसानों को जमीनें वापस लौटाने का काम कर दिया। ये वहां के यदि कोई कदम उठाता तो वातावरण कैसा था। कानून का लागू करना जरूरी है, लेकिन कानून किन लोगों पर लागू होना है, वो भारत के लोग हैं, भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों ने उलझाकर
उस स्थिति को ठीक न लेने के कारण आज जो कांग्रेस का स्टैंड है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड यदि उस दिन भी ऐसा होता, और आप सुनिए कांग्रेस और भाजपा में अंतर, अमित जी, आज जब पंजाब विधानसभा के अंदर 2 तारीख को एक प्रस्ताव पास रखा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया। यह है राजनीति। आज जिस समय पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, SYL को काटा और किसानों को वापस जमीन लौटाई, उस समय कांग्रेस का स्टैंड क्या होना चाहिए था पंजाब में? ठीक है, प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आनंद बयानी जी, आपकी पार्टी पर, आपकी मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आपकी जो सरकार रही है उसको भी कोसा जा रहा है कि भाई, और ये बात सही है, ये बात सही है भाई, अगर आज केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो एक वक्त ऐसा भी था जब आपके पास भी ये मौका था, जब आपके भी केंद्र में सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, आपने भी सिर्फ इस मामले को लेकर सिर्फ वोट की सियासत की, सिर्फ आपने वोट हासिल किए इस मसले को उठाकर, इस मुद्दे को बनाकर, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाए आप। जब प्रदेश और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो SYL का मुद्दा जो है कोर्ट में पेंडिंग था। खुदा ना खास्ता 2016 के अंदर SYL का जो मुद्दे का जो फैसला आया, हरियाणा के हक में आया। मैं सत्यव्रत जी को ये बात याद दिला देना चाहता हूं कि अगर उस फैसले को लागू करना चाहती बीजेपी सरकार तो प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, पर पंजाब के अंदर अकाली और बीजेपी की संयुक्त सरकार थी। आपने हाथ पीछे खींच लिए क्योंकि आपको वोटों की ही राजनीति केवल करनी आती है। इतनी देर में आपकी केवल बातों सुन रहा था। श्रीमान जी, आप जानते जब कोर्ट के फैसलों को लागू करवाना होता तो आपकी सरकार केंद्र में भी थी, आपकी सरकार प्रदेश में भी थी और आपकी सरकार पंजाब सरकार पंजाब के अंदर भी थी, परंतु आपको काम नहीं करना, आप केवल बातों या कटाक्षटी करना चाहते हैं। और दूसरी बात आपको और भी बता देना चाहता हूं कि बंटवारे जब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक घर है, एक घर का हमने बंटवारा किया तो कई चीजें ऐसी रह जाती है जो बंटवारे के वक्त सोचनी पड़ती है। जैसा कि हमारी कोर्ट थी, जो कोर्ट के विषय के अंदर उस वक्त एकदम से अलग नहीं किया जा सकता था। दूसरी बात चंडीगढ़ की थी, जो सारे जो कार्यालय थे चंडीगढ़ में थे, इसीलिए कांग्रेस के सरकार के अंदर 400 गांवों का ये फैसला जो किया गया, जो हिंदी भाषी क्षेत्र का था, कि जब भी गांव ट्रांसफर होंगे तो चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तरीके का फैसला था। उस फैसले के बाद में कोर्ट के अंदर कई चीजें पेंडिंग रही, इसके वो लागू नहीं हो पाई। तो आपके समय में सत्यव्रत जी फैसले आ चुके थे, अगर लागू करना चाहते तो कर सकते थे। और आज फिर मैं आपको बताता हूं कि आप फिर राजनीति वही कर रहे हैं। केंद्र के हाथ में सारा कुछ है, दोनों प्रस्ताव केंद्र में जाने हैं और केंद्र में जाने के बाद गृह मंत्रालय में जाने हैं, लोकसभा और राज्यसभा में पास करके इस मसले का स्थायी हल किया जा सकता है। पंजाब को उसका चंडीगढ़ देना है वो दे सकते हैं और 400 गांव जो हरियाणा को आने हैं वो आ सकते हैं, अगर हमारी मंशा साफ होगी। हमने अपनी मंशा साफ के हिसाब से आज हमने आपका साथ दिया है, हरियाणा का साथ दिया है। नहीं, मंशा पर तो आपके भी सवाल उठ रहे हैं ना इसके विषय में सोचा। आनंद बयानी जी, मंशा पर तो आपके भी सवाल उठ रहे हैं भाई। पंजाब में आपकी सरकार थी, एक वक्त ऐसा था जब पंजाब में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी, 3 जगह आपकी सरकार थी, तब आप कर सकते थे, लेकिन आपने तब भी नहीं किया। तो वो जो इच्छा शक्ति है, वो जिस इच्छा शक्ति की अभी आप बात कर रहे हैं सर, वो इच्छा शक्ति तब क्यों दिखाई नहीं दी? एक बात बताएं, जब सत्यव्रत जी मेरे से लगा रहे थे, जब दोनों जगह इनकी सरकारें जब ये नहीं कर पाए तो इच्छा शक्ति ये दिखा देते। हमारी अगर इच्छा शक्ति में कमजोरी आपको लगती है तो ये इच्छा शक्ति आज दिखा दे। केंद्र में इनकी सरकार है, पूरी बहुमत से सरकार है। हम तो लोगों के सहारे, मतलब जो सहायता से सरकार बनी हुई थी, एक किसी में ऐसे होते हैं कि सब चीजें सोचनी पड़ती है, समय के अनुसार सब चीजें नहीं हो पाती। सत्यव्रत जी, वो इच्छा शक्ति आप में क्यों नजर नहीं आ रही? आपकी पार्टी में वो इच्छा शक्ति क्यों नजर नहीं आ रही है कि भाई जो भी मसले है, खासतौर पर SYL का जो मसला है, उसका हल आप निकाल पाए, केंद्र सरकार उसका हल निकाल पाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके फेवर में, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि दोनों राज्य मिल बैठकर इसका हल निकालें और मीडिएटर की भूमिका में केंद्र सरकार रहेगी, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? देखिए अमित जी, जिस हल्के ढंग से आनंद बयानी जी ने अपनी बात रख दी, उतनी हल्की बात है नहीं। हरियाणा का निर्माण और पंजाब मैं सत्यव्रत की बात को ऑब्जेक्शन करता हूं। आपने अपनी गरिमा लगाई है,
आप सुनिए, अरे आनंद जी सुनिए, आपने बड़ा समय, आपके पास समय आएगा तो मिलेगा। कृपया ये शब्द पहले मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप अच्छे वक्त है, मेरे से बड़े भी है, और तो एक हल्के फुट की जो बात करके जो ना ये आपसे अपनी मत आइए, मेरा कोई। चलिए बोलिए सत्यव्रत जी, बोलिए। अब मैं आता हूँ। हाँ, हरियाणा का निर्माण हुआ 1966 में और भाजपा की सरकार आई हरियाणा में 2014 में। ठीक जी। यदि आनंद दयानी जी बात करते हैं पंजाब में हमारी सरकार की, तो पंजाब में हमारी हिस्सेदारी कितनी रहती है? 10%, उससे भी कम। हमारी राजनीतिक हैसियत पंजाब में कोलोब्रेशन में हम एल्डर ब्रदर नहीं है वहां, हम वहां एक छोटे हिस्से आंतरिक सा, जबकि उस 50 साल के टाइम पीरियड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में रही, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में रही, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में रही। क्या आप सामान्य आदमी भी इस बात को नहीं समझता कि जिसकी इच्छा शक्ति इन तीनों में 10% रही हो और आप अपेक्षा करें 100 और 100 वाला कन्नी काट के बच जाए? और आनंद दयानी जी ऐसे सस्ते में थोड़ी छोड़ने वाले हैं हम, ऐसे सस्ते में छोड़ने वाले नहीं है भैया। आपसे पाई पाई का हिसाब मांगेंगे। 50 साल लग गए आपको, हम तो मात्र 7 साल पहले आए हैं। 50 साल से हरियाणा अपने हकों को अपने साथ रखने के लिए आपके हम हरियाणा में आए तो भी कभी चौधरी बंसीलाल के साथ तो छोटे पार्टनर थे, चाहे चौधरी देवीलाल के साथ आए तो हम पार्टनर छोटे थे, चाहे हम केंद्र में 24 दलों की सरकार बनाकर आए तो हम हल्के में थे, चाहे पंजाब में हम सरकार में आए तो हम छोटे हिस्से थे। हमारे पास बड़ा हिस्सा तो अब आने लगा है और अब आने लगा तो व्यवस्थाएं ठीक करने लगे हैं और व्यवस्थाएं ठीक करने में समय जरूर लगता है लेकिन 50 साल नहीं लगते। इस देश के अंदर 1933 का चला 500 साल पुराना मामला राम मंदिर का कितने दिन में सुलझ गया? नहीं, यही तो सवाल पूछा जा रहा है भाई, विपक्ष के जो लोग हैं सत्यव्रत जी यही सवाल तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई धारा 370 को 35A को हटाने में, उसको खत्म करने में आप एक मिनट नहीं लगाते हैं, लेकिन एसवाईएल का मसला आप सुलझा नहीं पा रहे। नहीं अमित जी धारा 370 35A को हटाने में भाजपा ने कितने बलिदान दिए और कितना समय लगाया। ये तो समय की ताकत ने हमें ताकत दी कि हमें इतने साल तक लगातार संघर्ष करके धारा 370 संसद के अंदर कार्रवाई में चंद मिनट लगे, लेकिन संसद तक का सफर हमारा कितना लंबा है, कितना खून भरा है, कितना शहीद भरा है, ये तो हम जानते हैं ना। हरियाणा के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका नहीं थी क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता में थी। हरियाणा की डिमांड कौन कर रहे थे उस समय? उस समय के यदि नेताओं को आप जिनको जेल हुई, सौभाग्य से मैं उस परिवार में हूं जिसके बाप हरियाणा निर्माण के अंदर जेल में थे, तो उन लोगों को पता है कि हरियाणा का निर्माण कैसे हुआ। कांग्रेस के कर्तव्य से थोड़ी हुआ, कांग्रेस की इच्छा शक्ति से थोड़ी हुआ था वो। तो कांग्रेस हरियाणा के निर्माण जिसने किया या इन स्थितियों को आने में आपको जो चंद मिनट लगी है वो संसद की कार्रवाई में तो चंद मिनट लगी, लेकिन इस सफर के लिए 3 पीढ़ियां बीती अमित जी। 3 पीढ़ियों में कितने बलिदान और कितना समय बीता है वो तो ये इस संस्था में, इस पार्टी के अंदर और इस विचारधारा के अंदर जीने वाले लोग वो गिनते हैं एक दिन, वो गिनते हैं एक आदमी कितने लोग शहादत हुई, कितने लोगों ने जीवन खपाया, तब जाकर राज्यसभा और लोकसभा में 1-5 मिनट में प्रस्ताव पास होने की स्थिति आई। लेकिन वो स्थिति अलग थी, पंजाब की स्थिति अलग है और पंजाब में भी मैं वादा करता हूं अगले 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पंजाब के जो विधानसभा सत्र के अंदर अपनी भूमिका तय की है उसी भूमिका को वो आगे लाकर हरियाणा और पंजाब के बीच सौहार्द पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सत्यव्रत जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। आनंद बिहारी जी जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए, उसके बाद योगेश सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, देरी से जुड़े हैं लेकिन उनके पास मुझे जाना है। आनंद बिहारी जी जल्दी से। कुर्बानी की बात करने वालों, एक भी व्यक्ति की कोई हरियाणा में मांग करने की कोई कुर्बानी नहीं और
भाजपा ने तो देश की आजादी में भी कुर्बानी नहीं दी। मेरे को एक व्यक्ति की बता दो कि भाजपा के नेता ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी, क्या बात करते हैं सत्यवर्ती? चलो मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। आनंद बिहारी जी मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच में जो रार छिड़ी हुई है इसको चर्चा करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। समय बहुत कम है, समय मेरे पास बहुत कम है सर। 1952 में हुआ वो आपने का ज्ञान का विस्तार कर दो, देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे, उन संस्थापकों के अंदर लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना हिस्सा दिया। चलिए मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। सतरत जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आनंद बिहारी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। तत्कालीन लोगों मैं लौट रहा हूँ सर। सर आज डिबेट इसको लेकर नहीं है, कांग्रेस ने देश की आजादी, आज सर डिबेट का मामला, डिबेट का जो विषय वो अलग है। सतरत जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। योगेश जी आपने एक एक्शन लिया, उसका रिएक्शन हो गया सर, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर इसी तरीके से विवाद हर बात पर आप पैदा करते रहे या इधर से पैदा होता रहा तो ऐसे कैसे काम चलेगा सर? अभी नई शुरुआत की है और शुरुआत ही अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। योगेश जी आवाज आ रही है मेरी? योगेश जी सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। आनंद जी बोलिए। हाँ जी मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ। आ रहा हूँ सतरत जी, आ रहा हूँ मैं। आनंद जी की बात को सुनने कोई बात नहीं है, को लेकर कह रहे थे कि क्योंकि अगर ये बात मेरी काटना चाहता है। चलिए ठीक है वो बोल रहे हैं, सुन लीजिए आप। बोलिए सतरत जी, आप बोलिए। आदमी आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आ गए, जिसका जन्म 1952 में हुआ हो, विचार का 1980 में जिस पार्टी की स्थापना हुई हो, और आप उससे पूछते हैं कि 1947 में क्या थे आप? आपसे पूछा जाए कि आजादी के अंदर आपका क्या योगदान, तो जरा बताइए ना कि आपकी उम्र तो 35-40 साल है, तो आपने 35-40 साल पहले जो आपने तो इसका मतलब देश निर्माण में तो भूमिका अदा नहीं की, और इसलिए आपको बोलने का और रहने का और देश की सुविधा देने का हक नहीं है। ये मान के चले क्या? इतने भोले नहीं बनना चाहिए और इतने हल्की शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थोड़ी सी और इसके सतरत जी मुद्दे पर आइए सर समय खराब हो रहा है, आज के मुद्दे पर आइए सतरत जी। इस कश्मीर को आप लोगों ने नासूर बनाया और उसी कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी आई तो 370 रुपए से हटाकर उस नासूर का इलाज केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेरे को बोलना पड़ेगा जी, ठीक है सतरत जी, अब मुद्दे पर हाँ वो बोल रहे हैं। ठीक है सतरत जी मुद्दे पर आइए। सत्यावर्ती पहले मैं आपसे शुद्धि कर दूं, मैं 35-36 साल 7 साल का हूँ। दूसरी बात मैं आपको 65-70 साल में मान लेता हूँ। आप आजादी के बाद की पैदाइश है, हम और आप आजादी के बाद की पैदाइश है, इसलिए हमें आजादी का क्या आप सुनने की कैपेसिटी रखे। आप कहते हैं हमारी पार्टी 1980 में आई, तो 1966 के अंदर हरियाणा बना, आपने कौन सी कुर्बानी दे दी? आप कुर्बानियों की बात करें तो आप सभी कहते हैं कि 1980 में हम आए तो 1966 में आपने कौन सी कुर्बानी दे दी? ये बात मोदी जी दोहराते हैं। 1952 में पैदा होते 47 के पहले की बात करते हैं, और केंद्र के अंदर 2 बार पहले आपकी भाजपा की सरकार आ चुकी है, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, और चौथी बार आपकी ही सरकार आई है। कौन से किले फतेह पहले कर दिए या अब कौन से किले फतेह कर रहे हैं? अभी देश की अर्थव्यवस्था सत्यावर्ती कहां पहुंचा रही है आपने? चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। योगेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? योगेश जी सुन पा रहे हैं? सतरत जी आ रहा हूँ मैं। आनंद बिहारी जी आ रहा हूँ। आनंद बिहारी जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। योगेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आपने बात नहीं है क्या जी? हाँ योगेश जी, राम मंदिर 300 आप मुद्दा जिस चीज के डिबेट का उस पर डिबेट कीजिए ना। नहीं ठीक है, राम मंदिर पे ठीक है मुद्दे पर आ गए योगेश जी मुद्दे पर आ गए। मेरा सवाल आपसे ये है सतरत जी सुन लीजिए आप। सतरत जी बहुत देरी से जुड़े हैं। सतरत जी सुन लीजिए उनको। आनंद बिहारी जी 1 मिनट। अरे आप आनंद बिहारी जी और सतरत जी 1 मिनट रुकिए। योगेश जी मैं यही जानना चाह रहा था देश के लिए। मैं उस परिवार से जो 47 से इधर आया, हमने अपने खानदान में कुर्बानियां की है, हमने बाई चॉइस हिंदुस्तान को पसंद किया। अरे सर अभी आप उनको बोल, हिंदुस्तान में पैदा हुए योगेश जी अभी आप उनको बोल रहे थे कि मुद्दे पर आइए, अब आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे।
आज जिस बात की डिबेट है उस पर बात कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक, उसी पे बात कर रहे हैं योगेश जी, उसी पे बात कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे, योगेश जी सवाल सुन लीजिए। योगेश जी उसी पर आ रहे हैं। मुद्दे देखे, ये नखरे बहुत देखे, बहुत ठीक करे मैंने। हाँ बात आई आप बदल। चलिए ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं सर। जो पंजाबी समाज का मुद्दे पर आइए। हाँ क्या है वो, ये आप लोगों ने किया है। योगेश जी अभी आप ही, योगेश जी अभी आप ही बता रहे थे, अभी आप ही कह रहे थे मुद्दे पर बात करते हैं, और आप मुद्दे पर, अब आप खुद ही मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं सिखाओ इनको बात कैसे करते हैं। योगेश जी पहली बार डिबेट पर आए हैं इनको योगेश जी सिस्टम का नहीं पता है। योगेश जी बहुत उत्साहित हो रहे हैं, यही भाषा समझते हैं। अति उत्साहित में अभी प्रोटोकॉल सर, अति उत्साहित होना ज्यादा ठीक नहीं रहता है। ये फोटो दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है योगेश जी आपसे बहुत समय सतपाल जी, आप अगर चुप होंगे तो मैं उनको चुप कर, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ सर। सतपाल जी 1 मिनट के लिए आपसे चुप। इनको तो सतपाल जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। रखने का तरीका ही नहीं आया है अमित जी। इनको पहले ठीक है इनको सीखना सर, समय जाया हो रहा है, समय जाया हो रहा है सर, समय बिल्कुल नहीं बचा मेरे पास, इसीलिए कह रहा हूँ। कैसे रखते हैं सतपाल जी, आप समय खराब हो रहा है। ये बात हमको रखनी सीखनी पड़ेगी। हाँ तो सतपाल जी 1 मिनट, जब आप चुप होंगे तभी मैं उनसे सवाल कर पाऊंगा। अब आप भी तो बोले जा रहे हैं सर नॉन स्टॉप। तो पहली बात तो यह है कि पंजाब के आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता, हरियाणा के हितों की बलिदान देने वाला व्यक्ति यहाँ वकील बनकर आम आदमी का पार्टी का बैठा है। उनको समझ तो पहले आनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी जो हरियाणा के हितों के साथ अवहेलना कर रही है, तो कुठाराघात कर रही है, और तुम उसकी वकालत बनकर आए। तुम्हें तो पहले सिरे से ही नकार देना चाहिए कि भाई हरियाणा के साथ तुमने ठीक नहीं किया, इसलिए हम डिबेट पर नहीं जाएंगे। पहला नैतिकता का फर्ज था, और उसके बाद भी नकटा बनकर तुम बैठे हो। तो पहले सुनो हमारी बात। आगे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड पंजाब में लेकर क्या है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हरियाणा में क्या रहा है। हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की अराजकता और उनके साथ नहीं बनती। हमने आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार के दौरान जो हरकत की उसका विरोध पंजाब के अंदर हमने किया। चलिए मेरे पास कमी है, मेरे पास समय की कमी है सर, समय की कमी है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। सत्येंद्र जी आपका, आनंद ज्ञानी जी आपका, और योगेश जी आपका। योगेश जी आपने तो मेरा सवाल ही नहीं सुना सर। आप दूसरों को बता रहे थे कि मुद्दे पर बात करनी चाहिए, लेकिन आपने खुद मुद्दे पर बात नहीं की है और आप उनकी बातों में उलझ गए सर। चलिए शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक एक्शन हुआ, उसके ऊपर रिएक्शन हो गया है, लेकिन आगे क्या, इंतजार करेंगे। फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।